हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का कृति जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर में 11 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को। आराम से रिलैक्स होकर एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। इंटरेस्टिंग सेशन है। सबसे पहला करंट अफेयर देखेंगे 11 अप्रैल का। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषा की किताब कौन सी है? देखिए, अभी केवल ये शॉर्टलिस्ट की गई है, लेकिन कन्नड़ भाषा की पहली बुक जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए, ये बनी है हार्ट लैंप। आंसर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक्चुअल में आपको ये जो नाम आप सुनेंगे ना, ये ट्रांसलेटेड वर्जन है इंग्लिश में हार्ट लैंप के नाम से, जिसे ट्रांसलेट किया है दीपा भास्ती ने। अब यहां पर देखिए, जो मूल बुक है कन्नड़ भाषा में, उसको लिखने का श्रेय दिया जाता है बानू मुस्ताक को। बानू मुस्ताक ने कन्नड़ भाषा में इसे लिखा, जिसका नाम है यदया हंदाते। अब ये कन्नड़ नाम है थोड़ा सा, तो आपको अलग सा लगेगा, कन्नड़ लैंग्वेज में है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किस नाम से है? तो ये है हार्ट लैम्प के नाम से, जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए हाल ही में शॉर्टलिस्ट किया गया। कन्नड़ भाषा की पहली ऐसी किताब है ना। जीतेगी नहीं जीतेगी ये बाद में देखा जाएगा, अभी केवल शॉर्टलिस्ट हुई है। तो यहां पर याद रखेंगे हम, बुक में किसका जिक्र किया गया? तो 12 कहानियां दी गई है एक साथ। दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाएं या फिर जो लड़कियां हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनकी डेली लाइफ कैसी है, किन चीजों के बारे में उनको हर्डल फेस करना पड़ता है, कैसी उनकी लाइफ है, इन सभी के बारे में अपनी इस बुक में लिखा है बानू मुस्ताक ने। और इंग्लिश ट्रांसलेशन किया दीपा भास्ती ने हार्ट लैंप के नाम से। यहां पर दो प्राइज की बात की जानी चाहिए, एक तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है और एक केवल बुकर प्राइज है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। पहले हम इसकी बात करते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई कोई भी बुक जो कि यूके और आयरलैंड में प्रकाशित की गई हो, कहां पर? यूके और आयरलैंड में। इंग्लिश में ट्रांसलेट वर्जन होना चाहिए। मूल जो बुक है वो इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं होना चाहिए। ट्रांसलेटेड जो वर्जन है वो अगर यूके और आयरलैंड में प्रकाशित हुआ है, तो ऐसी किसी बुक को दिया जा सकता है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। अब केवल बुकर प्राइज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में बुक या नॉवेल ही इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया हो और वो यूके या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो, तो वो बुकर प्राइज है। लेकिन अगर ट्रांसलेट किया गया है अंग्रेजी में, तो वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज ऐसे नॉवेल को दिया जा सकता है। सबसे पहली बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत की गई थी 2005 में, है ना। 50,000 पाउंड इसकी प्राइज मनी है। 2024 में लास्ट ईयर, अभी 25 का तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 2024 में लास्ट ईयर ये जेनी एर्फेनबेक द्वारा लिखी गई और माइकल हॉफमैन द्वारा ट्रांसलेट की गई बुक है काइरोज, इसको दिया गया था, काइरोज बुक को। इसकी जो जेनी एर्फेनबेक ने लिखा था और इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? माइकल हॉफमैन। इंडिया की किसी बुक की बात करें तो अभी तक एक बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2020 में। गीतांजलि श्री की बुक है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था डेजी रॉकवेल ने, पर इंडियन थी गीतांजलि श्री, इंडियन है। इनकी बुक है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिनको 2020 में इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया। अब ये तो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, डिफरेंस क्या है दोनों में मैंने आपको बता दिया, केवल बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज एक बार मिला है, लेकिन अगर हम बुकर प्राइज की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का कोई नॉवेल जो कि यूके या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो, तो बुकर प्राइज प्राप्त इंडियन की बात करें तो सामंथा हार्वे, इनकी किताब है ऑर्बिटल, इसको 2024 में बुकर प्राइज दिया गया था। फिर अरविंद अडिंगा, इनकी बुक है द व्हाइट टाइगर, 2008 में बुकर प्राइज दिया गया। किरण देसाई, इनकी बुक को 2006 में, है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2006 में किरण देसाई की बुक को दिया गया था बुकर प्राइज। और अरुंधति रॉय को दिया जा चुका है 1997 में बुकर प्राइज। यहां पर अरुंधति रॉय की बुक पूछी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में क्वेश्चन काफी आता है। किसकी बुक है? अरुंधति रॉय की। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों मैंने आपको जो डाउट हो सकते हैं वो यहां पर क्लियर करवा दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे।
हाल ही में किस खेल को 2028 के सॉरी लॉस एंजलिस ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है? पहली चीज तो ये क्लियर हो जाती है कि 2028 में ओलंपिक गेम्स कहां आयोजित किए जाएंगे? लॉस एंजलिस में। और यहां पर पहली बार शामिल किया गया है जो गेम, उसकी बात करें तो ये कंपाउंड आर्चरी है। पहली बार ही शामिल किया गया, 2028 में इसका इवेंट आयोजित किया जाएगा लॉस एंजलिस के ओलंपिक गेम्स में। लेकिन यहां भी थोड़ा सा अलग सा मामला है, क्योंकि जो इवेंट होगा ना कंपाउंड आर्चरी का, वो केवल मिक्स्ड इवेंट होगा, दूसरे इवेंट आयोजित नहीं करवाए जा रहे। कर्व आर्चरी पहले से चल रही है ओलंपिक में, है ना। कर्व आर्चरी में क्या होता है, जो आप धनुष देखेंगे उसमें क्या होता है कि जो दोनों कोने होते हैं ना, वो जो चलाता है उसकी तरफ झुके होते हैं। और ये प्राचीन काल से जो पारंपरिक धनुष यूज किया जा रहा है उसका थोड़ा सा आधुनिक वर्जन होता है। लेकिन कंपाउंड आर्चरी की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा आधुनिक वर्जन है आर्चरी का, जिसको अब मान्यता दी गई है ओलंपिक में। मिक्स्ड इवेंट ही अभी आयोजित किया जाएगा 2028 के लॉस एंजलिस में। इसके अलावा देखिए क्या क्या शामिल किए जाएंगे। तो एथलेटिक्स में 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले रेस का आयोजन किया जाएगा, पहली बार यह होगी 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले रेस। स्विमिंग के अदर कंपटीशन आयोजित करवाए जाते हैं, लेकिन 50 मीटर बैक स्ट्रोक, है ना, उल्टा तैरते, ये इवेंट बटरफ्लाई, जिसमें बटरफ्लाई की तरह तैरा जाता है। और 50 मीटर में ही ब्रेस्ट स्ट्रोक, मतलब ब्रेस्ट के सहारे अंदर से बाहर की ओर तैरा जाता है। तो ऐसे इवेंट 50 मीटर में अब आयोजित किए जाने वाले हैं पहली बार लॉस एंजलिस ओलंपिक में। इसके अलावा यह समझ में आ गया कि रिकर्व, है ना, कर्व या रिकर्व आर्चरी और कंपाउंड आर्चरी में डिफरेंस क्या है ना, यह समझ में आ गया। अब देखिए अन्य खेल जो लॉस एंजलिस ओलंपिक में आयोजित किए जाएंगे, उसमें फ्लैग फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। इसको रिकर्व आर्चरी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये कर्व नहीं है, रिकर्व आर्चरी। फ्लैग फुटबॉल की बात करते हैं तो पहली बार ही इसका आयोजन करवाया जाएगा, रग्बी की तरह यह दिखाई देता है। लैक्रोस पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा, वैसे पहले हो चुका है 1904 और 1908 के ओलंपिक में आयोजन करवाया गया था, लेकिन उसके बाद अभी ये बंद था। अब इसका 2028 में आयोजन किया जाएगा फिर से। लैक्रोस में क्या होता है कि एक डंडा होता है हॉकी जैसा मैदान पर, और उसमें हॉकी के मतलब हॉकी नहीं होता है, डंडा वैसा होता है, और उसमें एक जाली लगी होती है जो भी बॉल वगैरह होती है उसको पकड़ने के लिए। तो ये लैक्रोस है। क्रिकेट आप जानते हैं 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक के बाद क्रिकेट बाहर था, जो कि अब 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में आयोजित किया जाएगा, और स्क्वैश का आयोजन पहली बार किया जाएगा। आपने मूवीज में देखा होगा, दीवार रहती है सामने, दो प्लेयर होते हैं और वो शॉट मारते हैं गेंद को, एक बैट होता है हाथ में उससे, है ना। तो ये है स्क्वैश, तो ये भी पहली बार आयोजित की जाएगी। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में होगा यूएसए में, जुलाई 14 से लेकर जुलाई 30 तक 2028 में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 2024 में समर ओलंपिक आयोजित किए गए थे अभी फ्रांस के पेरिस में। अगर उसकी मेडल टैली की हम बात कर लें तो यूएसए पहले स्थान पर रहा 126 मेडल के साथ, सेकंड पर चाइना 88 मेडल, थर्ड पर जापान 58 मेडल। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 71 मेडल अपने नाम किए थे, जिसमें 6 मेडल है टोटल। गोल्ड हमने एक भी नहीं जीता, सिल्वर हमने एक जीता था, और ब्रॉन्ज मेडल हमने जीते थे 5। तो ये 6 मेडल जीते हैं इंडिया ने, ठीक है। तो ये मेडल टैली अभी 4 साल आपके काम आएगी, जब तक आगे वाला ओलंपिक नहीं हो जाता, उसके बाद भी काम आएगी। तो याद रख लेना, पॉज करके देख लेना। आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं, पहले भी मैंने आपको बताया था 1000 क्वेश्चन सीरीज इंडियन पॉलिटी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप इसे बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अवेल कर सकते हैं। यहां पर देखिए आपको 1000 एमसीक्यूज मिलेंगे इंडियन पॉलिटी के, जो कि पीवाई क्यूज, एमसीक्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर मिल जाएंगे। आपको विद डिटेल पूरा नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, और साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। यहां पर आपको 1000 क्वेश्चन का अलग से टेस्ट भी मिल जाएगा पॉलिटी का। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दी है, वहां पर जाकर आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आगे आएंगे, केयरलेस पीपल नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई?
ये बुक का संबंध इंडिया से नहीं है, पहले तो मैं ये बता देता हूं। केयरलेस पीपल की बात करें, इस बुक को लिखा है साराह वैन विलियम्स ने। अब ये कौन? अगर हम सारा वैन विलियम्स की बात करते हैं, जिनकी केयरलेस पीपल नाम की एक बुक हाल ही में प्रकाशित की गई, तो ये न्यूजीलैंड की एक पूर्व डिप्लोमेट है, बहुत ही फेमस। इसके अलावा इन्होंने 2001 में फेसबुक में काम किया था। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग है ना, एक कंपनी है फेसबुक, वर्तमान में मेटा के नाम से जानी जाती है, तो इसमें इन्होंने काम किया था। उस वक्त इनको उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था फेसबुक के अंदर, तो इसी उनका जो एक्सपीरियंस था इसको लेकर, उसी के बारे में न्यूजीलैंड की पूर्व डिप्लोमेट सारा वैन विलियम्स ने अपनी इस बुक में उल्लेख किया है। केयरलेस पीपल नाम की इस बुक का शीर्षक है ना, टाइटल है, और अब इसे लॉन्च किया गया। फेसबुक में कैसा वर्किंग कल्चर है, कामकाज कैसा है और किन परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा, इसके बारे में सारा ने अपनी इस बुक में बताया है। बुक का नाम है केयरलेस पीपल। हाँ, कहाँ की पूर्व डिप्लोमेट है? तो ये न्यूजीलैंड की पूर्व डिप्लोमेट है। काफी सुर्खियों में रहा था कुछ सालों पहले ये मामला, लेकिन अब इस पर एक प्रॉपर बुक लिखी गई है। अभी कुछ समय में जो अदर बुक्स लॉन्च की गई, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, संजीव चोपड़ा की लिखित पुस्तक है। मार्च ऑफ ग्लोरी के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज की बुक है। द महात्मास मैनिफेस्टो राजेश तलवार के द्वारा लिखित बुक है, ये अदर बुक। इसके अलावा कुछ और बुक्स देखें जो पुरानी है लेकिन पूछी जाती है एग्जाम में, तो टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की पुस्तक है ना, ये 2022 में आ चुकी थी। इसके लिए टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके पहले ये प्रकाशित हो चुकी थी गीतांजलि श्री की, ये ईयर बाद में फिर इसको इंडिया में भी लॉन्च किया गया, 2020 से पहले ये आ चुकी थी। टू हेल एंड बैक ह्यूमन ऑफ कोविड बरखा दत्त की बुक है। माय चाइना डायरी के नटवर सिंह की बुक है। और मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत ही फेमस है, सलमान रुश्दी की बुक है। तो ये अदर बुक है जिनको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। टॉम ऑफ सैंड को आपको अभी मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में। आगे बढ़ेंगे। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे की बात करें तो यह मनाई जाती है पूरे वर्ल्ड में 10 अप्रैल को, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। क्यों? होम्योपैथी जो कि चिकित्सा की एक पद्धति है, जैसे एलोपैथी होती है, यूनानी पद्धति होती है ना, और काफी सारी अलग अलग क्षेत्रों में आयुर्वेदा होता है, उसी तरीके से होम्योपैथी। जर्मनी के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे जिनका नाम था सैमुअल हैनीमैन, इन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी, इसलिए होम्योपैथी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है सैमुअल हैनीमैन को। ये एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है। सैमुअल हैनीमैन फादर ऑफ होम्योपैथी कहलाते हैं। तो इनके जन्म दिवस के रूप में 10 अप्रैल को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। दिवस की शुरुआत सबसे पहली बार 2005 में की गई थी वर्ल्ड होम्योपैथी अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया, इसलिए हर देश अपने हिसाब से इसकी थीम रख पाता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में मनाया एक ही डेट को जाता है, 10 अप्रैल को। अनाउंस किया था वर्ल्ड होम्योपैथी अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन ने 2005 में, और 2005 के बाद इसको हर साल मनाया जा रहा है। देखिए 2025 की इंडिया की थीम की बात करें, इंडिया की जो थीम है वो है एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। 2024 में हमने वर्ल्ड होम्योपैथी डे की थीम रखी थी एम्पावरिंग रिसर्च इनहैंसिंग प्रोफिशिएंसी। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है सैमुअल हैनीमैन के, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस के रूप में। कहां के थे? जर्मनी। अच्छा, अप्रैल में जो अदर डे मनाए गए, बात करें उनकी। 1 अप्रैल को ओडिशा फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 1 अप्रैल को प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 10 अप्रैल अभी हमने बात की वर्ल्ड होम्योपैथी डे की। सांबा वाथल, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, किसकी किस्म में? देखिए जीआई टैग हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई अलग सा नाम है, किसी को जीआई टैग मिला है, पूछ लिया जाता है किसकी किस्म है।
तो अभी रिसेंटली सांभा वाथल को जीआई टैग दिया गया। दक्षिण भारत की ये मिर्च की किस्म है, मिर्ची चिली मिर्च की किस्म है सांभा वाथल, इसको जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु का एक जिला है जिसे कहा जाता है विरुधुनगर, जिले का नाम है। यहां पर इस मिर्च को उगाया जाता है स्थानीय रूप से। बहुत ही गहरा लाल कलर होता है, अलग सा स्वाद अलग होता है, तीखापन ज्यादा होता है इसका। तीखेपन के लिए पूरे दक्षिण भारत में बहुत ही फेमस है और साउथ इंडिया में खाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सांबा वाथल किसकी किस्म है, क्वेश्चन हमारा ये था जिसको जीआई टैग दिया गया। मिर्च की किस्म है, किस राज्य से है, तो तमिलनाडु, राज्य ही पूछा जाएगा तमिलनाडु। एक तो ये हो गई, और अदर मैं आपको लगातार बता रहा हूं तो यहां पर मैं आपको बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आप भी बोर होगे। तो एक बार पॉज करके पढ़ लेना, जैसे कुंभकोणम पान का पत्ता है ना, जिन्होंने अभी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे फिर वो पूछेंगे, तो यहां पर एक बार पढ़ लेना पॉज करके। ये और हैं, इनको भी देख लेना। जो बंगाल के जीआई टैग हैं है ना, उनको भी एक बार यहां पर पॉज करके देख लेना। तो ये सारी चीजें हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है 2025 में। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, तीसरी समिट है, इसका आयोजन किया गया है नेपाल के काठमांडू में। तीसरी समिट है बिम्स्टेक के जो सदस्य देश है उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर की। अब क्योंकि भारत के अगर हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करें तो ये कौन है, शिवराज सिंह चौहान, तो इन्होंने नेपाल के काठमांडू में इस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में पार्टिसिपेट किया है। उद्देश्य क्या है कॉन्फ्रेंस का, तो बिम्स्टेक की जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और फूड सिक्योरिटी पर चर्चा करना। बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स के थर्ड कॉन्फ्रेंस या समिट को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। नेपाल के काठमांडू में हाल ही में इसका आयोजन किया गया। बिम्स्टेक के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की सबसे पहली बैठक हुई थी 2019 में म्यांमार में। फिर दूसरी बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की बैठक हुई इंडिया में 10 नवंबर 2022 में, और अब 2025 में तीसरी है नेपाल के काठमांडू में। वैसे देखिए बिम्स्टेक के बारे में आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया था। बिम्स्टेक का 6th शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है रिसेंटली 3 से लेकर 4 अप्रैल तक थाईलैंड में। पढ़ा था हमने इसके बारे में, और बिम्स्टेक के बारे में भी पढ़ा होगा हमने कि बिम्स्टेक क्या है। बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का एक समूह है ना, जो आपस में मिलकर ट्रेड, पीस और इंटरनेशनल सहयोग के लिए काम करता है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन के आधार पर 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में। 7 मेंबर कंट्रीज है वर्तमान में, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। करंट प्रेसिडेंट बांग्लादेश है, फॉर्मर थाईलैंड था, करंट सेक्रेटरी जनरल इंडिया है 2023 से बिम्स्टेक का। इसके अलावा पहली समिट हुई थी 2004 में, कहां पर, थाईलैंड के बैंकॉक में। लास्ट समिट 2022 में श्रीलंका में हुई थी, और अभी रिसेंटली 2025 में हो चुकी है 6th समिट, जो कि हुई है कहां पर, रिसेंटली थाईलैंड में। ओके, और अभी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की समिट है वो कहां हो रही है, तो वो हो रही है काठमांडू नेपाल में, कंफ्यूज मत होना। 2024 में भारत में पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट का भी आयोजन किया गया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। आगे आ जाएं। नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड में हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड हाल ही में दिया गया राजेश उन्नी को। अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवार्ड की पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई अवार्ड क्या है या क्यों दिया जाता है, तो मरीन सेक्टर में, किस मरीन सेक्टर में इंडिया के द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट इंडिविजुअल ऑनर है, मतलब किसी व्यक्ति को दिया जाता है मरीन सेक्टर में जिन्होंने ट्रेड में अच्छा काम किया हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, समुद्री मार्गों से जो व्यापार होता है उसमें अच्छा काम किया हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है हाईएस्ट इंडिविजुअल ऑनर।
क्या नाम है इसका अवार्ड का? नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड। ये दिया गया हाल ही में किसको? तो ये दिया गया सिनर्जी मरीन ग्रुप के फाउंडर राजेश उन्ने को। इनकी जो कंपनी है ना सिनर्जी मरीन ग्रुप, शिप मैनेजमेंट कंपनी है ना, भारत में पोर्ट से शिप मैनेजमेंट का ये काम करती है। तो मरीन सेक्टर में इनका जो योगदान है, जो काम है, उसके लिए इनके फाउंडर राजेश उन्नी को हाल ही में नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कंपनी का हेडक्वार्टर सिंगापुर में देखने को मिलता है। अवार्ड देता कौन है? इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री देती है? तो मरीन सेक्टर में योगदान के लिए हर साल अवार्ड दिया जाता है। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग। इसके द्वारा दिया जाता है नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड हर साल मरीन सेक्टर में उत्कृष्ट काम के लिए। तो ये 2025 में किसे दिया गया? तो ये कौन हो जाते हैं? राजेश उन्नी, सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक। ठीक है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत द्वारा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स लाया गया है। इसमें अचीवर्स कैटेगरी में किस राज्य के पंचायत को शामिल किया गया? देखिए, जब तक हम समझेंगे नहीं ना कि भाई पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स क्या है, क्यों लाया जाता है, तब तक ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ नहीं आएगा। पर मैं आपको आंसर बता देता हूं कि अचीवर्स कैटेगरी में किस राज्य के पंचायत को शामिल किया गया। तो एक भी पंचायत अचीवर्स कैटेगरी में इसमें शामिल नहीं की गई। तो आंसर तो हमने ले लिया, लेकिन हम पहले समझेंगे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स क्या है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के द्वारा जारी किया जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं। देखो, अगर इस इंडेक्स की बात करें तो 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतों को 9 पैरामीटर्स के आधार पर रैंक दी जाती है। अब 9 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? तो 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये, है ना। तो 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आधार पर पंचायत को यहां पर रैंक किया जाता है, और किस राज्य में सबसे ज्यादा पंचायतें हैं उस रैंक की वो देखा जाता है। अच्छा, 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं? तो पॉवर्टी फ्री विलेज, पूरे विलेज से संबंधित, ओके, क्योंकि पंचायतें विलेज में काम करती है। पॉवर्टी फ्री विलेजेस, हेल्थी विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, वाटर रिच विलेज, क्लीन एंड ग्रीन विलेज, इस तरीके से गांवों को लेकर ये 9 सस्टेनेबल गोल्स हैं। इसके आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को तैयार करती है। मतलब कौन सी पंचायत ने इन गोल्स को कितने अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया है, कितनी एडवांस हुई है। अब ये 4 कैटेगरी में रैंक देता है इस इंडेक्स के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। कौन कौन सी है? अचीवर कैटेगरी, 90 से ज्यादा जिसका स्कोर होता है, मतलब सभी पैरामीटर में भयंकर बेस्ट, तो ये 90 से ऊपर स्कोर अचीवर। अब इसमें एक भी पंचायत शामिल नहीं की गई इंडिया की। सेकंड आता है फ्रंट रनर, 75 से 90 का स्कोर। इसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, ये पॉइंट नापने के, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर हम केवल ये देख लें कि फ्रंट रनर के लिए कितना स्कोर चाहिए। फिर परफॉर्मर कैटेगरी आती है 60 से 75, है ना। फिर आती है एस्पिरेंट कैटेगरी, आकांक्षी पंचायत 40 से 60, और फिर आते हैं बिगनर्स। तो ये 4 नहीं 5 कैटेगरी है, सॉरी इसको करेक्ट कीजिएगा, ये 5 कैटेगरी है अलग अलग। फिर आते हैं बिगनर्स, तो ये हो जाती है 40 से कम स्कोर जिनका भी है वो बिगनर्स हैं। तो ये 5 कैटेगरी हमको यहां पर इजीली समझ में आ जाती है। अचीवर्स कैटेगरी में किसी भी पंचायत को यहां पर शामिल नहीं किया गया। अब देखिए, इंडेक्स के अनुसार कोई भी पंचायत ने अचीवर कैटेगरी में जगह नहीं बनाई। अगर हम यहां पर फ्रंट रनर की बात करते हैं तो इसमें 699 पंचायत को शामिल किया गया। परफॉर्मर्स की बात करें, जैसे फ्रंट रनर हो गया, फिर परफॉर्मर्स की बात करें तो इसमें 77,298 पंचायत ली गई। एस्पिरेंट की बात करें 1,32,392 पंचायत, और बिगनर्स की बात करें तो इसमें शामिल किया गया 5,896 पंचायतों को। फ्रंट रनर्स में सबसे ज्यादा पंचायत गुजरात की। अचीवर्स के बाद सबसे बड़ा पंचायतों ने किसने अच्छा काम किया है, वो जो कैटेगरी है वो फ्रंट रनर की है। अचीवर में तो कोई नहीं है, लेकिन फ्रंट रनर में जिस राज्य की पंचायतें सबसे ज्यादा है वो है गुजरात। इसकी 346 पंचायतें इसमें शामिल है। इसके बाद तेलंगाना का राज्य आता है, तेलंगाना का नाम आता है। तो
फ्रंट रनर को ही याद कर लो, काम हो जाएगा, इतना डिटेल में मत जाओ, कंफ्यूज होगे। तो फ्रंट रनर हो जाता है। अचीवर कैटेगरी में किसी को भी जगह नहीं दी गई, ये याद रखिएगा, है ना। ये कैटेगरी में किसी को जगह नहीं दी गई, कोई भी पंचायत शामिल नहीं है। ठीक है, परफॉर्मर में सबसे ज्यादा पंचायत गुजरात की है, सबसे टॉप पर गुजरात हो जाता है, फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। यहां पर एस्पिरेंट कैटेगरी की बात करें तो इसमें 1,32,392 ग्राम पंचायत है। ठीक है, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश टॉप पर रखे गए, लेकिन यहां पर इंडिविजुअल इन राज्यों को हम याद नहीं करेंगे। आगे आते हैं। पंगुनी उथिराम त्योहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? अगर हम यहां पर पानगुनी उथिराम त्योहार की बात करते हैं तो यह मनाया जाता है भारत के तमिलनाडु राज्य में। कहां पर? तमिलनाडु। अब देखिए, अगर हम तमिलनाडु के स्थानीय लोगों में इस त्योहार की बात करते हैं तो तमिल हिंदू जितने भी हैं वो इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, और इस साल ये मनाया गया 11 अप्रैल को। एक्चुअल में तमिल जो कैलेंडर होता है ना, उसका एक मंथ होता है पंगुनी महीना, तो इसको नाम दिया गया है पानगुनी या पनगुनी उत्थिराम। तो ये जो मंथ है पंगुनी माह, ये आता है हिंदू कैलेंडर में या तो फाल्गुन माह में या फिर चैत्र माह में। तो अभी ये आ रहा है 11 अप्रैल को, तो 11 अप्रैल को तमिलनाडु में पानगुनी उत्थिराम त्योहार मनाया गया पनगुनी महीने के आधार पर। इसमें क्या होता है कि जो हिंदू धर्म के भगवान है, गॉड है, देवी देवता हैं, उनके विवाह के उपलक्ष्य में यह त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे शिव पार्वती विवाह, राम सीता विवाह, इसके अलावा भगवान शिव के पुत्र मुरुगन, है ना, जो कार्तिकेय हैं, और देवसेना का विवाह। तो इस आधार पर इसको सभी के विवाह के रूप में जश्न मनाते तमिलनाडु के हिंदू। और एक अय्यप्पन भगवान, अय्यप्पन जो कि कार्तिकेय का ही एक रूप है, भगवान कार्तिकेय का रूप है दक्षिण भारत में। इनके अवतरण दिवस के रूप में या फिर इनके जन्म, है ना, जैसे जन्माष्टमी होती है वैसे अय्यप्पन भगवान के अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है पनगुनी या पानगुनी उत्थिराम त्योहार। किस राज्य में? भारत के तमिलनाडु में। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कुक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी नाम क्या है? थॉमस कुक। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया है भारत के फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन को। इस कंपनी की फॉरेन एक्सचेंज है ना, जो विदेशी मुद्रा होती है उसके लेन देन का काम है। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी है ये, विदेशी मुद्राओं के लेन देन का ये कार्य करती है पूरे वर्ल्ड में। तो थॉमस कुक इसका नाम है, कार्तिक आर्यन इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। इसके अलावा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ओहाई, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी कार्तिक आर्यन है। और इसके अलावा जो अदर बने हैं 2025 में, L&T फाइनेंस और स्केचर के ब्रांड एम्बेसडर हैं जसप्रीत बुमराह। सलमान खान इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर हैं दिलजीत दोसांझ। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं विद्या बालन, और पीवी सिंधु है प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर। तो ये अदर ब्रांड एम्बेसडर याद रखिए। क्वेश्चन हमारा फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कुक से है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन? कार्तिक आर्यन। ओके, क्लियर। तो यहां पर ये हमारे 11 अप्रैल के सारे करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट डे के करंट अफेयर को यहां पर हम रिवाइज कर लेते हैं। जीपी दृष्टि इनिशिएटिव किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया गया है हाल ही में, कहां पर? भारत के गुजरात की पुलिस के द्वारा। जीपी दृष्टि हाल ही में एक्सोमिया गोहना या असमिया गहना, जिसको जीआई टैग दिया गया, किस राज्य का हस्त निर्मित आभूषण है? तो यह है कहां का? असम का। भारत का पहला हाई अल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का इनॉग्रेशन हाल ही में कहां किया गया? तो यह किया गया जम्मू कश्मीर के मंडलोट में। 10 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जा रही है। महावीर जयंती या महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे। हाल ही में बांग्लादेश आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना। ये किससे संबंधित ट्रीटी है? तो अंतरिक्ष से संबंधित ट्रीटी है। हाल ही में चर्चित माउंट कैनलॉन वॉल्केनो
किस देश में स्थित है जिसमें अभी उद्गार हुआ था? तो ये फिलीपींस में देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने हाल ही में अपने 10 साल पूरे किए। ये कब शुरू की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को। यूनाइटेड नेशन ने भारत को 2025 से 27 की अवधि के लिए किस संस्था का सदस्य सर्वसम्मति से चुना है? तो ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की वर्किंग ग्रुप, जो इंटर गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स की जो वर्किंग ग्रुप है उसका मेंबर सर्वसम्मति से इंडिया को चुना गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ISA इनिशिएटिव किसके साथ मिलकर शुरू किया है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर शुरू किया गया। और PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 एक अंतरिक्ष अनुसंधान प्लेटफॉर्म है, किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसे विकसित करने का श्रेय दिया जाता है इसरो को। तो ये सारे करंट अफेयर हमारे कल के हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कैप्चा कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू ह्यूमन एंड कंप्यूटर अपार्ट, कैप्चा कोड का फुल फॉर्म होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कहां लड़ा गया था? वैसे ये ईयर होना चाहिए था 1761 में, हरियाणा के पानीपत में। तो आंसर सभी के बिल्कुल सही हैं। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा। दीपावली का त्योहार हिंदू कैलेंडर के किस माह में मनाया जाता है ना? चैत्र, बैसाख, आषाढ़, ऐसे जो माह होते ना, तो किस में मनाया जाता है वो बताना। 1888 में भारत में डुरंड कप टूर्नामेंट कहां शुरू किया गया था? और शतरंज में कौन केवल तिरछा ही चल सकता है? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, और काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको वहां पर मिल जाएंगे, चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।